कंप्लीट हो गया, फ्लूइड फ्लाईव्हील भी समझ में आ गया। टॉर्क कन्वर्टर जब आएगा तब दिखाएंगे काट के उसको, फिर वेल्डिंग करके जोड़ देंगे बराबर। ठीक है, फिलहाल नहीं है तो 2 पंखे चला के दिखा दिया कि कैसे टॉर्क ट्रांसमिट होता है। वहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स, जो फ्लूइड की ताकत को यूज किया जाए। अब जो कुछ भी टॉर्क इंजन ने बनाया वह ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए काफी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंजन जो टॉर्क बनाता है वो लो आरपीएम पर यानी कम आरपीएम पर, जब क्रैंकशाफ्ट की स्पीड 400 चक्कर प्रति मिनट है या 500 चक्कर प्रति मिनट है, उस समय उत्पादित टॉर्क जो है वो बहुत ही कम है, वह पहियों को नहीं चला सकता। जैसे जैसे इंजन के आरपीएम को बढ़ाते हैं तो टॉर्क बढ़ता चला जाता है। एक समय पर यह पीक पर पहुंचता है और उसके बाद यह फिर धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब आरपीएम कम है यहाँ पर धीरे धीरे ये एक सीमा तक बढ़ता है और उसके बाद फिर कम से आरपीएम लिखना है और यहाँ लिखा होगा तो क्या देख रहे हैं, जब आरपीएम कम है तो टॉर्क भी कम है, पर आरपीएम बढ़ा रहे हैं तो टॉर्क एक सीमा तक बढ़ रहा है और उसके बाद भी हम आरपीएम बढ़ा ही रहे हैं पर टॉर्क कम हो जाएगा। ये चीज पहले ध्यान रखें क्या कि इंजन लो आरपीएम पर कम टॉर्क जनरेट करता है, जैसे जैसे हम उसकी आरपीएम को बढ़ाते हैं तो टॉर्क बढ़ता चला जाता है। एक सीमा पर यह सबसे पीक में पहुंचता है और उसके बाद फिर कम होता है। 1750 से लेकर 2000 आरपीएम तक मैक्सिमम टॉर्क प्राप्त किया जा सकता है, उसके बाद फिर यह कम होना शुरू हो जाता है। बट अलग अलग मैन्युफैक्चरर, उसका फ्यूल सिस्टम, उसका मटेरियल, लुब्रिकेशन सिस्टम एंड मैनी मोर अदर सिस्टम्स आर उसके पीछे कारण है। ठीक है, ये मान के नहीं चले कि सभी गाड़ियों में या सभी इंजनों में 1750 आरपीएम पर ही मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होता है। जनरली ऐसा होता है। ठीक है, तो अब हमें वाहन जब चलता है सड़क पे, सड़क का सरफेस हमेशा एक जैसा नहीं होता है। कहीं तो बढ़िया सड़क होती है और कहीं सड़कें उबड़ खाबड़ गड्ढा युक्त या फिर इस तरह की चढ़ाई। ठीक है, पहाड़ों में क्या है, लगातार चढ़ाई फिर उतार, सड़कें भी सारी की सारी गड्ढा युक्त है। तो वहां पर क्या क्या होता है, जब एक वाहन चलता है तो चलते वाहन पर कौन कौन से बल प्राप्त लगते हैं, पहले ये जानना जरूरी है। कौन कौन सी बाधाएं हैं जो वाहन की गति को प्रभावित करती हैं, यह भी जानना जरूरी है। ठीक है, तब ट्रांसमिशन की आवश्यकता और फिर तब उसके प्रकार आगे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यह जानना है कि जो वाहन खड़ा है, जब वो विराम अवस्था में है और उसे गतिमान अवस्था में लाना चलाना है, तो उसके लिए जो बल चाहिए वह बल कहलाता है ट्रैक्टिव फोर्स। क्या कहलाता है? ट्रैक्टिव फोर्स। ट्रैक्टिव फोर्स वह बल है जो किसी वाहन को विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में लाने के लिए कार्य करता है।
बल क्या है? बल एक प्रभाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि है, वेक्टर है। बल जिस दिशा में लगाया गया है उसी दिशा में वस्तु अगर विस्थापित होती है तो वह कैसा कार्य है? वो पॉजिटिव वर्क है, वो कार्य हो रहा है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। जब बल लगाया, बल के प्रभाव के कारण वो वस्तु विस्थापित हुई। कितनी दूर तक विस्थापित हुई, उन दोनों का गुणनफल जो हो गया वो कार्य वर्क। तो जो प्रयास उस समय चलाने के लिए किया जा रहा है वो अट्रैक्टिव एफर्ट कहलाता है, और जो बल कार्य कर रहा है, जो चला रहा है, वो है ट्रैक्टिव फोर्स। उसको जनरली कह देते हैं ट्रैक्शन फोर्स। और ये जो ट्रैक्टिव फोर्स है या ट्रैक्टिव एफर्ट है, वह सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट उसकी कब है? जबकि वाहन विराम अवस्था में खड़ा हुआ है। खड़े वाहन को चलाने के लिए सबसे अधिक बल की आवश्यकता है। फिर जहां वो पहिए घूम जाते हैं तो उसके कारण क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। उस वजह से वो एक दो चक्कर उस जड़त्व के प्रभाव से, उस इनर्शिया फोर्स के कारण घूमने लगते हैं। फिर उनके साथ जब भी कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसमें संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी लागू हो जाता है। फिर उतने बल की आवश्यकता नहीं होती वाहन को चलाने। सबसे ज्यादा बल की आवश्यकता होती है जो विराम अवस्था में, जब वो खड़े वाहन को गति देने के, तो वहां पर सबसे ज्यादा टॉर्क रिक्वायर्ड है। उसके बाद जहां से पहिए चलने लग गए तो पहियों के चलने के कारण एक मोमेंटम ऑफ इनर्शिया पैदा हो रहा है, एक जड़त्व आघूर्ण पैदा होता है। और वाहन का एक भार है, उसका एक द्रव्यमान है, वह संवेग भी उसका संरक्षित होता चला जाता है। एक और इसमें ये पढ़ा था, मास इनटू वेलोसिटी। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण वाहन को एक गति मिल जाती है, तो फिर टॉर्क की मात्रा कम हो जाती है। फिर ट्रैक्टिव फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है कम हो जाती है, फिर वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये कहने का मतलब क्या है? वाहन को सड़क पे चलने के लिए अलग अलग बल की आवश्यकता है। बल की मात्रा को घटाने बढ़ाने की, यानी टॉर्क की मात्रा को घटाना और बढ़ाना। टॉर्क इज व्हाट? T is equal to F into R। ये रेडियस है, ये इफेक्टिव रेडियस है। क्रैंक इफेक्टिव रेडियस, जो क्रैंक शाफ्ट का टॉर्क है वो निकलेगा इससे, वो पहिए का। अच्छा, अब जब वाहन चलता है सड़क पे, सबसे पहले क्या आवश्यक है चलाने के लिए? ट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है। जब ये वाहन चलने लगता है तो फिर चलते समय भी बहुत सारे बल इस पर कार्य करते हैं। उन बलों को समझना बहुत जरूरी है। बाकी चीजें तुम्हारी समझ में बाद में आ जाएंगी। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तो समझ में आएंगे। सबसे पहले तुम्हें यह जानना जरूरी है कि बलों की दिशाओं को कैसे अरेंज करें। यह वाहन सीधी सड़क पे खड़ा है, चल रहा है, ये चलायमान वाहन। तो ये जो इसकी ड्राइविंग, जिस दिशा में ये ड्राइव कर रहा है, ये वाली दिशा कहलाती है लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। कौन सी एक्सिस? लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, जिस दिशा में वो चल रहा है, यानी इसको एक्स एक्सिस बोल सकते हैं।
बोल सकते नहीं, बोलते हैं। ये इसकी एक्स डायरेक्शन है। ग्राफ देगा, ग्राफ में एक्स वाई होते हैं, यही है। ये डायरेक्शन इसकी है जो लेटरल, ये है लेटरल एक्सिस, जो गति की दिशा साथ है लोअर लॉन्जिट्यूडनल, और जो सड़क यूं लग रहा है ये लेटरल फोर्सेज हैं, मैनी लेटरल फोर्सेज, ठीक है। ये एक्सिस है वाई एक्सिस, और ये वर्टिकल एक्सिस ये है जेड एक्सिस। देखिए इसको मैं थोड़ा, ये तीन अक्ष वहां को देखते हैं, लॉन्जिट्यूडनल, लेटरल एंड वर्टिकल। फिर आगे जब तुम एडवांस में बहुत ज्यादा आगे जाओगे तो वहां पर फिर व्हीकल डायनामिक्स में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अभी वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, जितना है उतना मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फ्रंट एक्सल के सेंटर से रियर एक्सल के सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? व्हील बेस है इसका, ये इसका व्हील बेस है। और ये व्हील इस सेंटर से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? रियर ओवर है, गुड। और यहां क्या है? फ्रंट ओवर है। और यहां से यहां तक क्या है? ओवरऑल लेंथ। प्रत्येक वाहन के ये डायमेंशन है, उसका व्हील बेस है, उसका फ्रंट ओवरहैंग है, उसका रियर ओवरहैंग है, उसका एक सीजी पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। वो गुरुत्व केंद्र मान लेते हैं हम यहां पर, ये नीचा रखा जाता ताकि संतुलित रहे वाहन। गुरुत्व केंद्र नीचे रखा जाता। और ये रोड से लेकर सबसे लोअर पार्ट तक की दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या करते हैं? ग्राउंड क्लियरेंस क्या है? वही है कि जो सबसे लोअर पार्ट है वहां से लेकर ग्राउंड तक के बीच की दूरी, दैट इज ग्राउंड क्लियरेंस। और यहां से यहां तक की ये क्या है? ओवरऑल हाइट, इसकी एक ऊंचाई। एक ऊंचाई इसकी यहां पर है, एक ऊंचाई इसकी यहां पर है, एक ऊंचाई इसकी यहां पर। ये पूरी सेंटर लाइन एक ही लाइन, ठीक है। ये फिर डिजाइनिंग में वो तुम्हारा अभी बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो इस पर बल कौन कौन सा? सबसे पहले इस वाहन का एक वेट है। कौन कौन से वेट है? डेड वेट, अनलेडन वेट एंड लेडन वेट, या GVW, ग्रॉस व्हीकल वेट। लेडन वेट प्लस अनलेडन वेट इज इक्वल टू GVW, ग्रॉस व्हीकल वेट। कि वाहन में कितने सवारी बैठे हुए हैं, वाहन का खाली वाहन का भार कितना है, उसका फ्यूल टैंक जब भरा हुआ है, स्पेयर टायर भी है, स्टेपनी जिसे बोलते हैं, उसको खोलने के लिए स्पैनर भी है, जैक एंड जैक रॉड भी है, और गुटका भी रखा हुआ है पहिए में लगाने के लिए। तो वो सारा का सारा अनलेडन वेट में, यानी वो व्हीकल वेट में है, अनलेडन वेट। उसके बाद जब सामान और यात्री वगैरह बैठ जाएंगे और उनका सामान भी रख दिया जाएगा तो वो दोनों वेट को जोड़कर बनता है GV। तो इस वाहन में फिलहाल मान लो ये खाली भी है, एक ड्राइवर बैठा है या इसके अंदर पैसेंजर बैठे हैं, तो इसका जो ग्रेविटेशनल पुल
वो क्या है, m इंटू जी। जी m उसका मास, m इंटू जी के क्या कहते हैं, W नॉर्मल फोर्स, W है। ये क्या हो गया, W cos थीटा, और ये इनर्शिया फोर्स है, इसका जो रिजल्ट है यानी इस दिशा में जो लग रहा है ये W sin थीटा। पर जब तुम वाहन में बैठते हो, चलाते हो या नहीं चलाते हो वो बाद में बात करता है, मगर तुम बैठते तो हो। जब तुम कोट द्वार से दुपट्टा की तरफ को आते हो, जब वाहन टर्न लेता है तो उसमें क्या होगा, कई बार तुम इस तरफ को जाते हो, कई बार तुम इस तरफ, मतलब मूवमेंट है, हो रही है तुम्हारी बॉडी के अंदर, मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट क्यों हो रही है, मतलब वहां कोई फोर्स है, कोई बल है, तभी तो तुम विस्थापित हो रहे हो। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहती है, अगर स्थिर हो तो स्थिर ही रहो, चल रहे हो तो चलते रहो। पर तुम हिल भी रहे हो दाएं बाएं, कभी इधर की तरफ गिर रहे हो, कभी इधर की तरफ, फिर कभी ऐसे जा रहे हो, कभी ऐसे जा रहे हो। तुम क्यों जा रहे हो, क्योंकि गाड़ी की बॉडी भी जा रही है। यह बॉडी पर पड़ने वाले बल बताओ, अभी ये टायरों पर आए नहीं, यहां भी आते थे, ठीक है। तो यहां जो मूवमेंट हो रही है, जो वाहन मूव कर रहा है उसका ऊपरी हिस्सा, यह फोर्स है W बाई जी इंटू ए। ये डैम्पर फोर्स है, यानी ये सूडो फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सूडो फोर्स है, वो टर्निंग के टाइम, कॉर्नरिंग के टाइम होती है, तब ये ऊपरी हिस्सा हिलता है। अब कभी जब वाहन रुकता है तो तुम भी आगे की तरफ से चले जाते हो, और या वाहन का पहिया जब गड्ढे में जा रहा है तब पूरा का पूरा वाहन रुक रहा है, वो कहलाता है पिच। क्या कहलाता है, पिच। आगे इसको मैं सस्पेंशन सिस्टम में और क्लियर करूंगा, अभी समझ लो इन सारी चीजों। ये ट्रांसमिशन में भी काम आएगी, ये ब्रेकिंग में भी काम आएगी, ये सस्पेंशन, स्टीयरिंग कंट्रोल, कंट्रोल सिस्टम, स्टीयरिंग एंड ब्रेक, कंफर्ट, सस्पेंशन सिस्टम जो रिबाउंड है, जो वाइब्रेशन से है, जो वाहन को और उसमें बैठे हुए व्यक्तियों को, ऑक्यूपेंट्स को प्रभावित करते हैं। तो यहां पर इसके अतिरिक्त क्या होता है, जब वाहन चल रहा होता है, एकदम विराम अवस्था में है और चलने लगता है, तो उसमें बैठा हुआ यात्री क्या होता है, पीछे की तरफ को जाता है। या वाहन जब किसी उभार पे चढ़ रहा हो, स्पीड ब्रेकर के उभार पे चढ़ता है, तब भी पीछे की तरफ आते हैं, यानी इस दिशा में एक बल कार्य करता है। ये जो जब तुम्हारी बॉडी पीछे को जा रही है या वाहन किसी उभार पे चढ़ रहा है, उस वजह से ये कहलाता है रॉक। ये दोनों एक ही जगह पे होते हैं। यहां पर जो मूवमेंट होती है ये कहलाती है यॉ। क्या कहलाती है, यॉ। और ये रोल और ये वाली पिच, यानी जब गड्ढे में टायर जा रहा है वो पिच है, जब उभार में चढ़ रहा तो रोल है, और जब उसमें बैठे यात्री डिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो वह है यॉक। यॉक के, और जब स्टीयरिंग सिस्टम में, कंट्रोल सिस्टम में जब फर्स्ट एंगल पढ़ाऊंगा मैं, उस समय इसको फिर क्लियर करेंगे। जब स्टीयरिंग ज्योमेट्री पढ़ाएंगे वहां पर यॉक क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि ESP आएगा वहां पर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, वहां पर इस पर फिर बात करेंगे। इतने फोर्सेस इस बॉडी पर, अभी जब ये चलने लग रहा है
तो एक बल इसमें इस दिशा में लगता है जो कि इसकी गति को प्रभावित करता है, ये कहलाता है एरोडायनेमिक फोर्सेस या विंड रेजिस्टेंस। विंड रेजिस्टेंस और डब्ल्यू लिखा है तो विंड रेजिस्टेंस है वो, मैंने आर ए लिख दिया तो एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस है वो फोर्स है जो कि वाहन की गति को रोकने की कोशिश कर रहा है। जब वाहन चलेगा तो उसको अपने आकार के बराबर हवा हटानी है और ये जो दबाव है ये जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी ये विंड रेजिस्टेंस भी बढ़ता ही चला जाता है। ये जो विंड रेजिस्टेंस है यह वाहन की वेलोसिटी के वर्ग के समानुपाती होता है। RA is proportional to V square। तो वाहन को चलते समय बहुत सारे अवरोध हैं ये जो कि उस पे उसकी गति में बाधा डाल रहे हैं। पहली बाधा है वो विंड रेजिस्टेंस, क्लियर है? हवा दबाव डाल रही है, यदि यह हवा वाहन की गति के विपरीत दिशा में बह रही है तो यह और इसको रोकेगी, क्योंकि जब वो बह रही है तो उस हवा की भी कुछ न कुछ गति है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। इस दिशा में पड़ने वाला ये बल, जो बल वाहन को आगे की तरफ चला रहा है वो इस डायरेक्शन में है, इसको कहते हैं ट्रैक्शन फोर्स TF या FF भी बोल देते हैं। अब ये फ्रंट व्हील पे है, ये यहां रियर व्हील पे है। कुछ गाड़ियां फ्रंट व्हील ड्राइव हो सकती हैं, कुछ रियर व्हील हो सकती है, कुछ ऑल व्हील। और एक चीज लगती है टायर के मटेरियल की वजह से, रबर की वजह से, जो इलास्टोमर यूज होता है इसकी वजह से, ये है रोलिंग रेजिस्टेंस। क्या है? रोलिंग रेजिस्टेंस। जो टायर और सड़क के बीच में जो घर्षण हो रहा है वो सिर्फ घर्षण से ही, वो इलास्टोमर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इस वजह से यह पैदा होता है। पर यही रोलिंग रेजिस्टेंस है ट्रैक्शन को भी पैदा करता है और यही रोलिंग रेजिस्टेंस इन लेटरल फोर्सेस को जनरेट करता है। स्लिप एंगल, ग्रिप, जब तक ग्रिप नहीं होगी तब तक ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, पहिया घूमेगा नहीं। तो रोलिंग रेजिस्टेंस को मिसकेलेनियस रेजिस्टेंस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है एरोडायनेमिक रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस यहां पर देखो, ये है ग्रेडियंट रेजिस्टेंस। जो अब इस दिशा में वाहन चल रहा है तो इस वाहन को ये चढ़ाई भी पार करनी है और इस पर हवा का भी दबाव पड़ रहा है और इसमें भी ये रोलिंग रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पर सारे रेजिस्टेंसेस और ये एक इंक्लाइंड चढ़ाई पे चढ़ रहा है तो इसमें लगा हुआ जो सारा भार है वह भी इसे पीछे की तरफ खींच रहा है। तो यहां पर मोर एक्सेलरेशन इज रिक्वायर्ड हियर। यहां पर इस चढ़ाई में चढ़ने के लिए इस थीटा एस जो ये चढ़ाई है इसको, इस पे चढ़ने के लिए ज्यादा एक्सेलरेशन यानी ज्यादा टॉर्क की जरूरत है। यहां पर भी खड़े वाहन को चलाने के लिए ज्यादा टॉर्क की जरूरत है। चल जाने के बाद फिर ये इनर्शिया फोर्सेस इसे आगे की तरफ धकेल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के कारण यहाँ प्लेन में तो यह चल जा रहा है। पर जब चढ़ाई आ रही है तो सेम इनर्शिया फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन। यहां पर ये जहां इसे चलाने में मदद दे रहे हैं या ढलान में इस वाहन की स्पीड
स्पीड को बढ़ा दे रहे हैं तो वो चढ़ाई में उसको पीछे खींच रहे हैं। तो इन बलों को पार करने के लिए क्या चाहिए? ज्यादा टॉर्क चाहिए। पर इंजन तो इतना टॉर्क पैदा ही नहीं कर सकता, या फिर इसके लिए बहुत बड़े आकार का इंजन चाहिए। तो इन सब बलों को पार करने के लिए हर परिचालन परिस्थितियों में, हाईवे में, चढ़ाई में, खड्डा युक्त रोड में, रौखड़ में, ऑफ रोड में, वाहन को हर परिचालन परिस्थिति में सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यकता पड़ती है गियर बॉक्स की, ट्रांसमिशन सिस्टम की। एक अलग कंपोनेंट, एक अलग असेंबली रिक्वायर्ड, उसे कहते हैं गियर बॉक्स। हम टॉर्क को कम ज्यादा कर सकते हैं गियरों के माध्यम से। गियरों के द्वारा एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट को ड्राइव, दूसरी से तीसरी को, तीसरी से चौथी को ड्राइव ट्रांसमिट की जा सकती है, सेम स्पीड में, अधिक स्पीड में और कम स्पीड में, एज पर रिक्वायरमेंट। सबसे ज्यादा ट्रैक्टिव फोर्स की आवश्यकता है विराम अवस्था से गतिमान अवस्था में लाने के लिए, और दूसरी इस स्टीप चढ़ाई पे चढ़ने के लिए। यहां पर अत्यधिक बल की आवश्यकता है। तो अब इंजन हमारा कितने भी आरपीएम पर कितना भी टॉर्क उत्पन्न कर रहा है, उस टॉर्क को बढ़ाने और घटाने के लिए, इन सभी रेजिस्टेंसों से पार पाने के लिए जो युक्ति प्रयोग की जा रही है, जो कंपोनेंट, जो असेंबली पूरी की पूरी यूज हो रही है, दैट इज कॉल्ड गियर बॉक्स। उसमें भी विराम अवस्था से चलायमान अवस्था में लाने के लिए ज्यादा टॉर्क की जरूरत है। जब चल गई तो उसके बाद कम ट्रैक्टिव एफर्ट की आवश्यकता है। बाकी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ एनर्जी और मोमेंटम ऑफ एनर्जी, दो एनर्जी फोर्स और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाहन की गति को एक निर्धारित अवस्था तक बनाए रख रहे हैं। तो इसके लिए फिर टॉर्क को कम करके स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे पहले ट्रैक्टिव एफर्ट ज्यादा चाहिए, तो वहां के लिए फर्स्ट गियर यूज हुआ, यानी स्पीड को कम कर दिया। क्रैंक शाफ्ट 1000 आरपीएम पर चल रही है, मगर जो पहिया घूमेगा वह करीब 300 आरपीएम पर या 350 आरपीएम के आसपास पहिए को, यानी जो शाफ्ट जा रही है, जो फाइनल ड्राइव को जा रही है, धीरे धीरे आगे तुम्हारी ये समझ में आ रही है। यानी जो बड़ा फर्स्ट गियर का गियर रेशियो रखा जाता है वो 3:1, यानी क्रैंक शाफ्ट तो 3 चक्कर चल जा रही है, पर मेन शाफ्ट एक ही चक्कर चलेगी। जो गियर बॉक्स की आउटपुट शाफ्ट है वह एक ही चक्कर चलेगी, जिससे टॉर्क मल्टीप्लाई हो जाता है और खड़े अवस्था से वाहन चलने लगता है। जब वो चलने लगता है तो उसके पहिए एक मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्रिएट करते हैं और उसकी गति बढ़ने लगती है। हमने एक्सीलरेशन दिया, यानी एक्सीलरेटर पेडल को दबाया, इंजन का आरपीएम बढ़ा तो वाहन की गति भी बढ़ गई। अब बढ़ गई, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन ज्यादा है, टॉर्क ज्यादा है, पर स्पीड कम है। अब स्पीड बढ़ानी है तो फिर क्लच को डिसएंगेज करके गियर को न्यूट्रल पोजीशन में लाएंगे, फिर सेकंड गियर में ले जाएंगे और फिर क्लच को छोड़ देंगे, यानी फिर एंगेज कर देंगे तो गियर हो जाएगा गियर नंबर 2 में अब आराम से वाहन चलने लगेगा। और स्पीड बढ़ानी से गियर बदल दिया, तीसरा डाल दिया, और बढ़ानी है चौथा डाल दिया। एकदम खुली शानदार रोड है, खुली हुई, ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, बढ़िया रास्ता है, 5वें गियर पे, 6वां, 7वां, 8वां, कई गियर। तो इसमें देखते हैं जब सबसे ज्यादा टॉर्क चाहिए
वहां पर लगेगा पहला गियर। फर्स्ट गियर के कारण इसने विराम अवस्था से चलायमान अवस्था में ले आए। स्पीड अब हमें बढ़ानी है, वाहन खुद चलने लग गया है, सेकंड गियर में लगा दिया। फिर बढ़िया रोड है तो थर्ड गियर। अब जब हम इनके साथ इसकी तुलना करेंगे कि कैसी चढ़ाई है, कितने सारे ये विंड रेजिस्टेंस, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी विंड रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। बट ग्रेडियंट रेजिस्टेंस एंड मिससेलेनियस रेजिस्टेंस ये ऑल टाइम कांस्टेंट है, यानी ये जितना यहां पर रहेगा उतना ही यहां पर भी, उतना ही यहां पर। ठीक है, ये सब बाकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तो विंड रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ये ग्राफ का मतलब है, इसके लिए मैंने ग्राफ यहाँ पर बनाया। ठीक है, इतने समझ में आ रही? क्योंकि वाहन में लगा हुआ इंजन इतना टॉर्क नहीं जनरेट कर सकता कि वह हर परिचालन परिस्थिति में वाहन को चला सके, क्योंकि जब वाहन सड़क पे चलता है तो उस पर कई तरह के बल लगते हैं, कई अवरोध लगते हैं। सबसे पहले उसको एक ट्रैक्टिव फोर्स देने के लिए हमें ज्यादा आरपीएम की आवश्यकता होती है, और अलग अलग ग्रेडियंट पे, अलग अलग गड्ढा युक्त सड़क पे, प्लेन रोड पे चढ़ाई में चढ़ने के लिए अलग अलग मात्रा में फोर्स और टॉर्क की आवश्यकता होती है। समझ में आ रही है? तो इंजन अकेला कुछ नहीं कर सकता। यदि इंजन के आरपीएम बढ़ाते जाएंगे तो वो एक निर्धारित मान तक ही बढ़ेगा, उसके बाद वो पीक में जाने के बाद फिर डाउन होने लगा। इंजन का साइज बड़ा कर देते हैं तो भी वो व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक क्या है कि इंजन का साइज भी नियंत्रित रहे, ताकि ऑटोमोबाइल के साइज को नियंत्रित किया जा सके, उसको संतुलित रखा जा सके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। तो वाहन पर पड़ने वाले सबसे पहला प्रतिरोध है एरोडायनामिक फोर्स, जो कि उसके गति के वर्ग के समानुपाती होता है। दूसरा है ग्रेडियंट रेजिस्टेंस, तीसरा है मिससेलेनियस रेजिस्टेंस। मिससेलेनियस रेजिस्टेंस में आ गया रोलिंग रेजिस्टेंस, जो कि टायर रोल करता है सड़क के ऊपर, तो वह बड़े ट्रकों में ये रोलिंग रेजिस्टेंस के कारण ही 30% फ्यूल कंज्यूम होता है। कितना? 30%। बट ये टायर ही है जो ऑटोमोबाइल को ऑटोमोबाइल बनाता है। बिना टायर के ऑटोमोबाइल कुछ नहीं है, डब्बा है वो, खाली ऐसा खड़ा रहने वाला। ऑटोमोबाइल क्या है? स्वयं की शक्ति से चलने वाला वाहन है। तो चलेगा वो तब जब उसमें लगेंगे टायर। और सड़क पे कैसे चलना चाहिए उसको? सुरक्षित, सेफ्टी, कंफर्ट एंड इकोनॉमी, इसके साथ ये सारी चीजें। इतनी बातें समझ में आ गई? एरोडायनामिक फोर्सेस, ग्रेडियंट रेजिस्टेंस, रोलिंग रेजिस्टेंस, बम्प, पिच आदि को दूर करने के लिए, इनको पार पाने के लिए अलग अलग टॉर्क की आवश्यकता है, और उस टॉर्क को बढ़ाने और घटाने के लिए एज पर ड्राइविंग कंडीशन ट्रांसमिशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी गियर बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है, जो कि सेम साइज के इंजन में टॉर्क को बढ़ा भी सके और घटा सके। यानी जब हमें स्पीड चाहिए हमें स्पीड मिले, जब हमें ट्रैक्टिव फोर्स बढ़ाना है तो ट्रैक्शन भी कंप्लीट मिले। मगर ट्रैक्शन जो होता है दैट इज डिपेंड अपॉन ग्रिप, यानी कंडीशन ऑफ टायर, उस पर हम फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है, जब टायर कंस्ट्रक्शन उसका सब कुछ पढ़ाया जाएगा उस समय इस पे स्लिप, ग्रिप, उन पर बात करेंगे। So many thanks and have a great day.